चले, क्योंकि जैसे कि ये जो आंदोलन है ये एकता का आंदोलन है, ये जनता का आंदोलन है, तो इसी मूवमेंट को वो खालिस्तानी मूवमेंट घोषित करने का पूरा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। हम हैं गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन में। आज जब हम लोग घूम रहे थे तो एक बुक स्टॉल हमको यहाँ दिखाई दिया। बुक स्टॉल इसको हम नहीं कह सकते, पुस्तकालय है। यहाँ से आप किताब ले सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं और वापस जमा करा सकते हैं। अब से पहले जितने यहाँ बुक स्टॉल लगे हुए थे वो सेल के लिए थे, आप खरीद सकते थे वहाँ से, लेकिन ये लाइब्रेरी है, ये पुस्तकालय है, तो आप यहाँ से जो किताब है उसको ले सकते हो और उसका वाचन करके यहाँ दोबारा उसको वापस जमा करा सकते हो। बड़ी दिलचस्प बात थी कि यहाँ मुझे किताब देखने को मिली भगत सिंह की, मैं नास्तिक हूँ। ये किताब अपने आप में बड़ी क्रांतिकारी है। जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने सोचा कि जो भगत सिंह के वंशज हैं, जो भगत सिंह की जाति के लोग हैं, यानी मैं ख़ास तौर से कहूँ कि जो जाट सिख हैं या जाट समुदाय के पूरे देश के अंदर जो लोग रहते हैं, वो इस किताब को क्यों नहीं पढ़ते हैं। अगर वो इस किताब को पढ़ेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वो क्रांति कर देंगे। वो शायद मंदिरों में जाना बंद कर दें और शायद उनका भगवान से जो भरोसा है वो उठ जाए। और ये किताब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और किताब के जो ये पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय पर अभिप्सा हमारे साथ हैं और जो इस पुस्तकालय को एक तरीके से इनकी देख रेख में चल रहा है। मैडम, क्या सोच करके आपने यहाँ पे ये पुस्तकालय बनाया? जी, मेरा नाम अभिप्सा है और मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF से हूँ। जामिया में MSc की पढ़ाई कर रही हूँ। हम लोग 28 तारीख से AISF दिल्ली, AISF यूपी ने मिल करके सोचा कि हमें यहाँ पर एक कैंप लगाना चाहिए और एक पुस्तकालय यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि यहाँ पर उस तरीके की व्यवस्था है कि यहाँ पर आप बुक पढ़ नहीं सकते, आप बुक खरीद सकते हैं। और हम लोगों का शुरू से यही है कि स्टडी एंड स्ट्रगल, पढ़ो और लड़ो। और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक छात्र चौक भी रखा है, जिसमें हमने कोट लिखा है, पढ़ो लड़ो और आगे बढ़ो। तो लाइब्रेरी खोलने का मेन मकसद हमारा ये था कि इस संघर्ष में अगर जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा कि पढ़ाई के महत्व क्या है और लड़ना किस तरीके से, क्योंकि पढ़ाई से ही हमें पता चलता है कि लड़ाई किस तरीके से होगी और पढ़ने से हमारी मानसिक विकसितता थोड़ी बढ़ जाती है। तो इस कारण यही था मेन रीज़न कि हम लोगों ने यहाँ पे लाइब्रेरी खोला। अब लाइब्रेरी के साथ साथ हम लोगों ने आर्ट गैलरी भी लगाया। आर्ट गैलरी लगाने के पीछे हमारा मकसद ये था कि जिस तरीके से अभी इस देश के अंदर डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एकदम दबाया जा रहा है, रोका जा रहा है और कह सकते हैं कि ख़त्म ही करना चाहते हैं वो लोग, तो आर्ट के माध्यम से, कला के माध्यम से हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें हमने अलग अलग तरीके के स्केचेस बनाए हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर रोज़ आ रहे हैं, जा रहे हैं, चाहे वो IP कॉलेज का हो, दिल्ली का हो, यूपी का लोग हो, क्योंकि ये यूपी से भी टच है, और जो यहाँ पर लंगर में व्यवस्था कर रहे हैं लोग, उन लोगों ने भी आकर के अपनी खुद से ही यहाँ पर ड्राइंग्स बनाई हैं, स्केचेस बनाए हैं और अपनी बातों को आगे रखा है। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर एक किसान पाठशाला भी करा है, क्योंकि जब हम देख रहे थे कुछ दिन से कि बच्चे आ रहे हैं, बोतलें बिन रहे हैं और किसानों के जो बच्चे यहाँ पर साथ साथ में बैठे हैं, उन लोगों का पढ़ाई में काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो हम लोगों का एक पहल था कि उन लोगों को साथ साथ पढ़ाई, वही जो हम लोगों का है, पढ़ाई लड़ाई साथ साथ, तो हमने किसान पाठशाला भी यहाँ पर खोला। अभी किस किताब को, जो यहाँ किसान आंदोलन में लोग आ रहे हैं, किस किताब को ज़्यादा पढ़ना पसंद कर रहे हैं? अभी यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग भगत सिंह की किताबों को मांग रहे हैं, जैसे कि मैं नास्तिक क्यों हूँ और भगत सिंह की राह पर, इस तरीके की किताबों को लोग ज़्यादा मान रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर 3 काले कानून पर भी किताब हम लोगों ने रखा है, तो हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको भी पढ़ें और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आते हैं, मतलब हम उनको खुद से भी दिखाते हैं, ताकि इन कानूनों के बारे में भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। एक बड़ा सवाल है भगत सिंह पर, आप बेहतर बता सकते हो, भगत सिंह पर एक आरोप लगा कि वो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर आप इस बात को समझेंगे और देखेंगे कि वो कम्युनिस्ट विचारधारा से थे, तो इसमें मैं इसको आरोप के रूप में नहीं लूँगी, क्योंकि कम्युनिस्ट होना कोई आरोप नहीं है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग खास तौर से ये कहते हैं कि भगत सिंह की जो विचारधारा है वो कम्युनिस्ट विचारधारा है। देखिए, हिंदू, अगर आप पर्टिकुलर एक हिंदू लोगों को देखेंगे तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो यहाँ पर लोग बैठे हैं वो खालिस्तानी है, वो तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे माओवादी लोग हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये पिकनिक स्पॉट है। तो वो आकर के देखें ना कि चीज़ों में कितनी सच्चाई है, खाली बोल देने से नहीं होता, चीज़ों को गहराई से जानने की ज़रूरत है। ऐसा क्या कारण रहा कि लोग भगत सिंह को, भगत सिंह के ही जाति के जो लोग हैं वो समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं रहे? देखिए, हमें किसी पर्टिकुलर जाति पर नहीं जाना चाहिए, मुझे लगता है भगत सिंह को लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इसीलिए आज यहाँ पर सबसे ज़्यादा भगत सिंह के नाम पर
किताबों की ज़्यादा डिमांड है और लोग उसको पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने अपनी बात में भी आज बिल्कुल आपने बताया। अभी एक स्टॉल हमने आगे भी कवर किया था, वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर का साहित्य बड़ी तादाद में था, तो मैंने वहाँ पूछा उनसे कि आप यहाँ कौन सी किताब जो है सबसे ज़्यादा बिक रही है। उन्होंने बताया गुलामगिरी है, उनके क्या नाम है एनिलेशन ऑफ कास्ट है, या और कई 2-3 हूवर शूद्राज है। तो ये जो बहुजन समाज का जो साहित्य है, SC ST OBC जो साहित्य है, नॉन हिंदू साहित्य जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से, इसकी सेल बढ़ने से क्या आप लग रहे हो कि लोगों की विचारधारा में तब्दीली आई? देखिए, अगर इस तरीके की किताब बिक रही हैं तो ऑब्वियसली ये तो एक बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर जैसे कि आपने बोला कि SC ST, ठीक है, दलित तबका जो OBC तबका है, वो अगर अपने बारे में जान रहा है कि किस तरीके से अभी तक शोषण उन पर होता आ रहा था और शोषित हो रहे थे वो लोग, अगर उन लोगों के अंदर एडुकेशन की और चीज़ों को जानने की समझ डेवलप हो रही है, तो ये ऑब्वियसली इस देश के लिए बहुत आगे की बात है और बहुत प्रोग्रेसिव मैं इस चीज़ को लेऊंगी। नहीं देखिए, आपने कहा SC ST जो समाज है वो पढ़ रहा है, वो अम्बेडकर को पढ़ रहा है, फूले को पढ़ रहा है, कबीर को, नानक को, रैदास को पढ़ रहा है, वो भगत सिंह को भी पढ़ रहा है, लेकिन जो मोस्ट बैकवर्ड है खास तौर से वो ना भगत सिंह को पढ़ रहा है ना डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ रहा है। देखिए, अभी जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर एडुकेशन सिस्टम इंडिया का उतना नहीं है और हम लोगों ने इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर अभी ये किसान पाठशाला लाया, तो विचारों का आदान प्रदान इसी तरीके से होगा, क्योंकि इस देश का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो एडुकेशन अभी यहाँ पर सिर्फ वही हो गया है कि जिस पर ज़्यादा पैसा है वही उन चीज़ों को ले सकता है। तो अभी जो ये जो तबके की आप बात कर रहे हैं, उस तबके के लिए जब तक हम अभी वो पेट भरने की बात पहले देखता है, पढ़ाई की बात वो बाद में करते हैं। पहले वो ये सोचते हैं, आज का ही मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक 7 से 8 साल का लड़का था, मिथिलेश उसका नाम है, यहीं पीछे खोड़ा गांव में रहता है। तो वो बॉटलें उठा रहा था, मैंने उसको बुलाया और मैंने कहा कि आप पढ़ाई क्यों नहीं करते? तो उसने क्या बोला, मतलब मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ ये सुन के कि 8 साल का बच्चा इतनी संजीदगी से एक भूख को समझ रहा है। उसने बोला, अगर मैं पढ़ाई करने स्कूल जाऊंगा तो बोतलें नहीं बिनूंगा तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। तो अभी उनके लिए ये खाना इम्पोर्टेंट है, हाँ, वो पहले है उनके लिए। और ये इस देश के लिए जो ये सरकार है, केंद्र सरकार है, ये उनके लिए बहुत शर्म की बात है कि शिक्षा जैसी चीज़ वो निःशुल्क सबको नहीं दे पा रहे हैं, नहीं अब तक सबको पहुंच पा रही है और शिक्षित नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर आज का युवा शिक्षित नहीं होगा तो कल का हमारा जो समाज है, कल का जो हमारा देश है, जो कल का हमारा फ्यूचर है, वो अच्छा नहीं हो पाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। वर्तमान परिवेश में अगर हम लोग देखें तो लोग ना तो प्रॉपर सरकार का शिक्षा की तरफ ध्यान है, ना आम जनमानस का संगठित होने की तरफ ध्यान है, और अगर कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं दोनों चीज़ों के लिए तो उसको सरकार नक्सली बता रही है, माओवादी बता रही है, खालिस्तानी बता रही है, वगैरह वगैरह। देखिए, अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझें तो कुछ टाइम पहले CNRC का प्रोटेस्ट चला, लोगों ने उसके बारे में जाना, लोग उसके बारे में संगठित हुए, लोगों ने संघर्ष भी करा। कोरोना का टाइम हो गया तो वहाँ से वो प्रोटेस्ट हटा दिया गया। अभी भी ये काले कानून पर लोगों ने समझा, लोगों ने जाना और लोग संगठित होकर संघर्ष कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हो रही है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही उस चीज़ पर प्रोग्रेस नहीं हो रही है। और सरकार का क्या है कि सरकार तो आजकल जो भी उनके खिलाफ बोल रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो वो एंटी नेशनल हो जाता है, अब यहाँ पर संघर्ष जो कर रहे हैं वो खालिस्तानी हो जाते हैं, जो वहाँ पर बैठते हैं वो पाकिस्तानी हो जाते हैं। तो इस तरीके का नैरेटिव तो सरकार चलाती ही आ रही है। अब एक बड़ा सवाल है, और सवाल ये है कि जो आपने जैसे कहा कि मतलब सरकार 3 बिल वापस नहीं ले रही है, आपको लग रही है कि सामंतवादी जो परंपरा है उसको मजबूत करने पर टिकी है सरकार? देखिए, सरकार, इसमें भी एक टेक्निकलिटी है, सरकार के ऊपर भी तो ऊपर से एक प्रेशर है। किन लोगों का प्रेशर? पूंजीपतियों का प्रेशर। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक जो सामंतवादी परंपरा है उसको डेवलप करने उसको ही डेवलप कर रही है। तो हमें साफ तौर पे दिख रहा है कि 120 किसान जो है वो शहादत की ओर जा चुके हैं। फिर भी ये निकम्मी सरकार है जो अब तक नहीं समझ रही है, उस चीज़ को संजीदगी से नहीं ले रही है। 12 राउंड बात होने के बाद भी अब तक कोई इन कानूनों को वो वापस नहीं ले रहा है। तो ये साफ दिख रहा है ना कि वो सामंतीवाद जो प्रथा है उसको आगे ले आना चाहती है। अंबानी अडानी जो पूंजीपति हैं, उनका जो प्रेशर है, उस प्रेशर को वो ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, बल्कि ये जो 120 किसान शहादत हुए हैं उस चीज़ को वो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उस प्रेशर को, उनके घर को, उनके खजानों को वो भरने। 1920 में लेलैंड की विचारधारा लगभग इंडिया में जो है वो आई थी। उसके बाद में 1960-70 तक का अगर मैं देखूँ, 80 तक भी देखूँ तो एक मजबूत स्थिति में रहे। ऐसा क्या हुआ कि वो विचारधारा जो सामंतवादियों के खिलाफ थी वो कमज़ोर होती चली गई और आज मुल्क के जो राजनीति है वो सामंतियों के दरवाजे पर खड़ी है? देखिए, इसको हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि जब डेवलपमेंट हो रहा था, जब मोड ऑफ डेवलपमेंट था, तब लोग इस चीज़ पर भूल गए कि जो लेबर क्लास था, उन्होंने लेबर क्लास को बिल्कुल इम्पोर्टेंस देना ही ख़त्म कर दिया और डेवलपमेंट में वो इतना अंधा, मतलब उनकी आंखें
देख ही नहीं पा रही थी कि जो हमारा पीछे का दबका है, जो गरीब था वो और गरीब होता गया और जो अमीर था वो और अमीर होता गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही एक फेलियर रहा है कि वो डेवलप नहीं कर पाए हर चीज़ के समय के लिए। क्योंकि जैसे अगर हम पहले देखेंगे, जो पहले रिक्शा चलाते थे पैडल वाला, बैटरी रिक्शा आ गया है, ठीक है, इस तरीके की डेवलपमेंट होना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि जो पैडल रिक्शा जो चला रहा है उसके लिए हम नया रोज़गार कैसे पैदा करें। तो इससे जो होता है, जो गरीब इंसान है तो वो और गरीबी की तरफ जा रहा है, लेकिन जो डेवलप कर रहा है तो वो और उस चीज़ को। इसके लिए एक आखिरी सवाल, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या हमारे और आपके जैसे जो कुछ चंद एक्टिविस्ट हैं वो जिम्मेदार हैं? पूर्ण रूप से इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। रोज़गार पैदा करना हमारा और आपका काम तो नहीं है ना, रोज़गार पैदा करना तो सरकार का काम है। वो क्यों नहीं दे रही है? और जब हम बात करते हैं रोज़गार की, पहले जब वो चुनाव के लिए लड़ने आते तो वो बोलते हैं कि हम इतने करोड़ रोज़गार देंगे, हम इतने लाख रुपए हम आपके अकाउंटों में डाल देंगे। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद वो कह देते हैं ये तो जुमला था। तो इस तरीके की ये जो बातें हैं ये लोगों को समझनी चाहिए। मुझे लगता है वो देश आज़ाद हुआ था तो लेनिन से लोग बड़े प्रभावित थे, उनकी विचारधारा से बड़े प्रभावित थे, उनकी मूर्तियों की स्थापना भारत में की गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वर्तमान सरकार जब बनी 2014 में तो लेनिन की मूर्ति तोड़ दी गई? ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात थी कि जिस लेनिन से इतनी नफरत क्यों? ये तो उनको, आपको सरकार से पूछना चाहिए कि लेनिन से उनको इतनी नफरत क्यों है। क्योंकि मुझे लगता है लेनिन सबकी बात करते हैं, लेनिन जात की बात नहीं करते हैं, लेनिन धर्म की बात नहीं करते हैं और बंटवारे की बात नहीं करते, वो एकता की बात करते हैं। और जहाँ एकता की बात होती है मुझे लगता है सरकार को उन चीज़ों से नफरत होती है। क्योंकि जैसे कि ये जो आंदोलन है ये एकता का आंदोलन है, ये जनता का आंदोलन है। तो इसी मूवमेंट को वो खालिस्तानी मूवमेंट घोषित करने का पूरा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ उनको कि उन्होंने यहाँ पर जो एक पुस्तकालय है वो यहाँ पर शुरू किया है और लगभग 1 महीने से उसको चला रहे हैं। जो भी लोग किसान आंदोलन में आ रहे हैं, मेरी उनसे अपील है कि भगत सिंह की किताब है मैं नास्तिक हूँ, ये किताब हर उस आदमी को पढ़नी चाहिए जिसे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, जो पढ़ने में थोड़ी सी भी रुचि रखता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भगत सिंह की अगर इस किताब को आप लोग पढ़ेंगे और भगत सिंह को समझेंगे तो आप शायद इस रूढ़िवादी और मनुवादी प्रथा से बाहर निकलने में और भगत सिंह को बेहतर समझने में जो है वो आप आसान हो जाएं और सरकार की जो सामंतवादी नीति वर्तमान में चल रही है इसको समझने में आपको आसानी मिलेगी। मैं राहुल नागपाल, तमाम बहुजन मीडिया के साथ, गाजीपुर बॉर्डर।